student entering the class, start your video beta. Prikshit, बेटा सोने के लिए आई हुआ, क्लास टेंड करनी है। हेलो परीक्षित। यस सर। हाँ बेटा सोना है। यस सर। नींद आ रही है? नो सर। तो आप तो लेटे हुए थे। नो सर। ओके, अटेंड द क्लास सिटिंग सिंसियरली। ओके, Priyas Bilhara, Jatin and Rishika, start your video beta. Good. You should start your video by their own, not after saying. चिराग हुड्डा, रॉबिन बल्हारा, जतिन, प्रियास, रौनक, तमन्ना and Deepak Khatkar. Everyone start your video, and some student has not written the class, section and roll number with their name. So write it. One student entered with the name QCOM BTD. इन्होंने अपने फ़ोन का या ही नाम रखा हुआ है QCOM BTD. फर्स्ट स्टार्ट योर वीडियो. ऋषिका बेटा, व्हाई डिड यू स्टॉप द वीडियो? ऋषिका, रॉबिन बल्हारा, जतिन, रौनक, प्रियास, जतिन, रौनक, समीक्षा and QCOM BTD. Start your video, otherwise I will remove you. Who is that? जो भी नाम रखा हो जिन्होंने QCOM, अनम्यूट करो अपने आप को. समीक्षा, वीडियो ऑन करो. स्टार्ट योर वीडियो. ये पर्सन जो QCOM BTD है, कैमरा के आगे से हाथ हटाओ. शो मी योरसेल्फ एंड स्पीक टू मी.
Samiksha, Sachin and Pawan, start your video. Pawan, Tanuj, start your video. नितिन, 9th green, कैमरे के सामने से हाथ हटाओ. नितिन, 9th green, show yourself. Nitin, 9th green, I'm going to remove you and you will not be allowed to enter again. Pawan, Tanuj and Samiksha. ये बेटा अंधेरे में क्यों बैठे हो? नितिन, शो करो अपने आप को. Tanuj, start your video and Pawan Balhara, show yourself. बेटा लाइट वाइट ऑन करो, ऐसी जगह बैठो जहाँ पे रोशनी हो, लाइट हो. You are sitting in the dark. अंकुश मलिक, तनुज, प्रयास. अब जिसका वीडियो ऑफ हुआ मैं उसे रिमूव कर दूंगा. वीडियो ऑफ होते ही रिमूव. अब मैं कर ही रहा हूँ इन सबको एक एक करके. सबसे पहले पवन बल्हारा, रिमूव. तनुज, रिमूव. प्रयास बल्हारा, रिमूव. अंकुश मलिक, रिमूव. बाकी सबको मैंने रिमूव कर दिया जो ऑन नहीं कर रहे थे वीडियो. एंटर करने में बहुत टाइम लगा देता हूँ. अब तक बच्चे एंटर किए जा रहे हैं. 10 minutes आर गॉन. 10 मिनट तो आपके बस यही लग जाता है. वीडियो ऑन कर लो, एंटर करो. Okay, now let's start our study. Starts our class today, and I'm unmuting some of the persons. Raise your hand the person who are interested in unmuting themselves. 3 students, raise your hand. जिनको मैं unmute करूँ. Okay, रोनक, unmute yourself. Next one. ऐसे बच्चे हो जिनके एक तो बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो. समीक्षा एंड रोबिन भलारा, आई एम गोइंग टू रिमूव यू. चैट में किसी के मैसेज है. पवन बल्हारा, सुचित जांगड़ा. सुचित जांगड़ा, बेटा रेज हैंड करो. जिसको जो चाहता है अनम्यूट करूँ मैं. सुचित जांगड़ा, ओके. अनम्यूट योरसेल्फ. एंड रौनक नैन. जिनको मैं अनम्यूट करना हूँ उन्होंने पूरी क्लास में म्यूट नहीं करना अपने आप को. ओके ओके सर. यू विल नॉट अनम्यूट योरसेल्फ. दीपक खटकर,
बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। दीपक, आपने अपने नाम के साथ क्लास, सेक्शन, रोल नंबर नहीं लिखा है। दीपक, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. Why have you not written the class and section and roll number with your name? पार्टिसिपेंट में जाओ, नाम पे क्लिक करो, रीनेम करके उसको करेक्ट करो। ओके, जिनको मैंने अनम्यूट किया है, दीपक भी और बाकी सभी, अब आपने म्यूट नहीं करना, अनम्यूट ही रहना है। और क्लास में अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आती है देन यू हैव टू स्पीक, या कुछ मैं पूछता हूँ तो भी आपने बोलना है, ठीक है? तुरंत रिप्लाई करना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। रोटेट योर फोन इन द लैंडस्केप मोड so that you can see the full screen. Rotate your phone in the landscape mode. जैसे आप वीडियोस देखते हो ना, वीडियो या कोई मूवी देखते हो फोन में, तो उस वक्त जैसे फोन को पकड़ते हो घुमा के, वैसे ही उसे रोटेट कर लो। सो आई थिंक यू ऑल आर all can see my screen. लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, ओके, चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था कॉल सेंटर के बारे में पढ़ा था कि कॉल सेंटर क्या होते हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। उसके बाद हमारा मीटिंग टाइम ओवर हो गया ना, ठीक है? तो अब आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से जो चैप्टर है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पेज नंबर आपकी बुक में पेज नंबर 133 है ये, ठीक है? तो फर्स्ट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये होता क्या है? शॉर्ट में बीपीओ भी बोलते हैं। ओके, देखो आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब किसी चीज़ को बाहर से हायर करना, मतलब कोई सर्विस बाहर से लेना, ठीक है? किसी और से कोई सर्विस लेना, उसको बोलता है आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस का मतलब, बिजनेस प्रोसेस का मतलब बिजनेस की कोई प्रोसेस यानी कोई सर्विस। अब इसका पूरे का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस रन कर रही है, कोई बिजनेस चला रही है, ठीक है? और वो अब तो वो बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अब किसी भी बिजनेस में होता है बस एक काम करना होता है, नहीं। जो एक बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे मल्टीपल वर्क्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, ठीक है? अब वो बहुत सारी कंपनीज होती है, इतने सारे वर्क खुद से करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत कम कंपनीज ऐसे होते हैं जो अपने सारे के सारे काम खुद ही करती हैं। नहीं तो मैक्सिमम 80 to 90% जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी अलग अलग सर्विसेज को करने के लिए किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है? तो वो सर्विसेज किसी और से लेती हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कोई सर्विस किसी बाहर से आउटसोर्स करना, मतलब उससे करवाना। अब इसको एग्जांपल से जैसे समझते हैं हम, जैसे हम हमारा स्कूल ही का एग्जांपल ले लो। सपोज करो हमारा स्कूल है, ठीक है? तो स्कूल एक बिजनेस रन कर रहे हैं हम, ठीक है? उस स्कूल में बहुत सारे काम तो स्कूल खुद करता है, जैसे टीचर्स और स्कूल ने खुद रखे हुए हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम वैसे ज़्यादातर स्कूल है जो बसेस भी उन स्कूल की खुद की होती है, जैसे हमारे स्कूल में भी खुद की बसेज हैं। बट कुछ स्कूल क्या करते हैं, अब बसेस में देखो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ओके? तो वो खुद बस हायर करने की बजाय, खुद एम्प्लॉयज़ रखने की बजाय, वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ओके? जो जैसे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज होते हैं, उनके पास बसेस वगैरह पहले से रहती हैं, तो स्कूल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको लाने का जो काम है हमारे स्टूडेंट्स को, वो आपने करना है। ये जो टाइम है इस गांव से या इस जगह से आपको स्टूडेंट्स को लेके आना है, ये हमारी टाइमिंग्स है। और उसके लिए वो उन बसेस वालों को पे कर देते हैं कि हम आपको इतने पैसे दे दिया करेंगे, ठीक है? तो वो अब क्या हो गया कि अपने जो स्कूल ने अपनी एक सर्विस है वो किसी और से हायर कर ली। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, इसको बीपीओ बोलेंगे, ठीक है? ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे स्कूल का ही ले लेते हैं, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे कि स्कूल ने जैसे आपको जो होमवर्क वगैरह भेजता है, अभी तो आजकल तो जैसे ऑनलाइन आ रहा है आपका डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह पर, बट इससे पहले जैसे होमवर्क आता था वो मैसेज के थ्रू आता था। तो
वो स्कूल खुद नहीं भेजता था, एक्चुअली सर्विस स्कूल ने किसी को हायर कर रखा था, ठीक है, किसी बाहर की सर्विस ने, उनके पास ये मैसेज वाली जो सर्विस है उन्होंने खुद ले रखी है, तो सर्विस उनको पे करता है और उनको बस होमवर्क भेज देता है, वो खुद टाइप करते हैं अपना होमवर्क और स्टूडेंट्स आपके पास वो सेंड करते हैं। तो ये सर्विस भी स्कूल ने हायर कर रखी थी। ऐसी एक सर्विस और है, जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड जब आप एंट्री करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके अटेंडेंस लगते हैं ना, जैसे ही एंटर करते हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक आपको आई कार्ड दे रखा है, वो मशीन उसको रीड कर लेती है। आई थिंक माई कनेक्शन इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। माई वॉइस इज कमिंग बेटा क्लियरली? यस सर। ओके, जो बच्चे अनम्यूट है दे कैन स्पीक। ओके ठीक है, अगर बीच में आप वॉइस ब्रेक हो तो बता देना मुझे, ठीक है? ओके सर। ओके, तो जैसे हाँ मैं बता रहा था कि जो हमारी जब आप एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली एक मशीन लगी हुई है ना, वो क्या करती है, खुद से आपकी अटेंडेंस, मतलब वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो बच्चा है इस क्लास का, ये रोल नंबर, ये सेक्शन, उसका मोबाइल नंबर भी उसमें आपके आईडी कार्ड में पहले से एंटर होता है, तो वो उस पर मैसेज कर देती है तुरंत, जैसे आप एंटर करते हो। छुट्टी के टाइम भी आपने देखा होगा घर पे जाते हैं ना मैसेज, तो ये भी जो सर्विस है वो स्कूल ने खुद नहीं ले रखी, ये बाहर से मतलब किसी और से आउटसोर्सिंग कर रखा है, मतलब हम स्कूल जो है उनको पर मंथ पे करता है उस सर्विस के, और वो स्कूल के लिए ये काम करते हैं, उन्होंने वो मशीन्स वगैरह वो उन्होंने लगा रखी है अपनी, ठीक है। तो ये हमने जैसे कई एग्जांपल देख लिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली ये जो सर्विस दो टाइप की होती है, जैसे यहाँ पर देखो स्क्रीन पर, बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस। ये बैक ऑफिस क्या होता है? बैक ऑफिस का मतलब होता है कि कोई ऐसी सर्विस जिसमें जो बैकग्राउंड में वर्क करती है, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको पता नहीं लगता। जैसे स्कूल के लिए कस्टमर्स कौन है? जो स्टूडेंट है एक प्रकार से वही, हालांकि कस्टमर कहना तो अच्छा सही नहीं होगा, बट एक एग्जांपल ले, अगर कंपनी से कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स क्या हैं? कस्टमर्स हो गए। तो कस्टमर अगर कोई ऐसी सर्विस है जिसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे मान लो अगर बस सर्विस हायर कर रखी है, तो जो बस सर्विस वाले हैं वो जो स्टूडेंट डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आएंगे, तो वो कैसा है? फ्रंट ऑफिस। यानी फ्रंट ऑफिस की सर्विसेज कैसी होती है? जिसमें जो ऑफिस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है किसके? कस्टमर्स के। और बैक ऑफिस का मतलब वो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, पता भी नहीं लगता। जैसे शायद जो ये होमवर्क भेजते हैं, इस बात का स्टूडेंट्स को पता ही ना लगे कि अच्छा कोई दूसरा बंदा हायर कर रखा है और वो हमें भेजता है, तो उनको शायद तो बस यही लगता होगा कि हाँ स्कूल जो है खुद वो हमें मैसेज सेंड करता है होमवर्क वगैरह के, ठीक है। तो ये बैक ऑफिस सर्विस हो गई, मतलब जो बैकग्राउंड में काम करती है, कस्टमर्स को पता नहीं लगता इन सर्विसेज का। तो ये दो तरह की सर्विसेज होती है, एक जो फ्रंट में आके काम करते हैं, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी सर्विस होती है ये दो टाइप्स की होती है। अब उसके बाद ये जो सर्विसेज हैं, इसमें किस किस तरह की ऐसी सर्विस हैं जिनको आउटसोर्स किया जाता है, मतलब बीपीओ के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ें देखें, ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस, जैसे आपने देखा होगा ना, मोस्ट ऑफ द जो सर्विस जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जब आप करते हो, ई शॉपिंग करते हो, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कह लो, तो वहाँ पर जब पेमेंट करनी पड़ती है तो सभी कंपनी अपनी अपनी वो बना रखी है, एप्लीकेशंस बना रखे हैं या वेबसाइट्स बना रखे हैं। तो आप वहाँ जाते हो, वहाँ से सामान सेलेक्ट करते हो, फिर आप पेमेंट करते हो जब ऑनलाइन, तो वो जो ऑनलाइन पेमेंट वाली सर्विस है वो किसी भी कंपनी की खुद की नहीं है, ओके। तो ये ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो दूसरे बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सर्विस बैंक से वो फैसिलिटेट करते हैं। तो आप जो पेमेंट करते हो एक्चुअली वो बैंक के थ्रू किसी सर्विस को करते हो, वहाँ से फिर वो उनके पास चली जाती है। तो इस सर्विस को क्या कर रखा होता है, ज़्यादातर कंपनीज ने जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है ना, जो शॉपिंग करते हो जहाँ से आप, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और भी बहुत सारी हैं, वो सभी इस सर्विस को बाहर से आउटसोर्स करती है, ठीक है। तो जब आप पेमेंट करते हो तो वो डायरेक्टली पेमेंट उसके पास नहीं जाती है, अमेजन या फ्लिपकार्ट के पास, उन्होंने जो सर्विस यूज़ कर रखे होते हैं उनके पास। जैसे आप बीच में पेटीएम के थ्रू भी करते हो, तो पेटीएम क्या है, अब पहले पैसे पेटीएम वाले के पास जाएंगे, पेटीएम वाले आगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जहाँ से आपने भेजा है उनको पैसे वो सेंड करेंगे। तो इसको बीच में क्या कर रखा है उन्होंने? हायर कर रखा है, यानी आउटसोर्स कर रखा है, ठीक
ठीक है, तो ऐसे ये बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस। ये सारे ऐसे नेम्स हैं, आप रीड कर सकते हो कि जिनको बाहर से आउटसोर्स किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर उस काम में आपको इन सर्विसेज की ज़रूरत है तो इनको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। मतलब ये नहीं हम खुद से अपने एक स्टाफ हायर करें और इन काम को खुद करवाएं। ये काम हम बाहर से आउटसोर्स करके किसी और से करवा सकते हैं। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है इसमें कुछ? ये सोचा जो म्यूट है 3 स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। दीपक एंड रौनक की सिर्फ म्यूट अनम्यूट है अभी। तीसरा बच्चा एक और था, किसको किया था मैंने? हु वाज द थर्ड स्टूडेंट? नहीं पता। चिराग, चिराग अनम्यूट योरसेल्फ। चिराग हुड्डा। ये सारे के सारे बच्चे बैकग्राउंड में दूसरी ऐप ओपन करके बैठे हैं। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।
Sorry students, I was disconnected due to internet connection was failed. मैं एक बार मैसेज डाल दूँ ग्रुप में. बहुत सारे स्टूडेंट्स भी चले गए हैं. चलो मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया, वो आ जाएंगे. लेट्स कंटिन्यू. I am again sharing my screen. My voice is coming clear ना? How many students are? Yes, sir. अभी अनम्यूट कौन कौन है? Sir, only. Sir. Only. Your name बेटा? कौन बोल रहा है? पता नहीं चल रहा. सुचित जांगड़ा. सुचित जांगड़ा. ओके ठीक है, बस आप हो. चलो आपके अलावा मैं और किसको करूँ? एक और कर देता हूँ. सर भविष्य डी सर. भविष्य कहाँ है? भविष्य तो दिख ही नहीं रहा. भविष्य इज गॉन नाउ. अच्छा भविष्य मिल गया. यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ भविष्य. भविष्य. ओके, कैन यू लिसन टू मी नाउ? Yes, sir. Unmute. ओके ओके ओके. Yes, sir. चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं. 2 बच्चों को अनम्यूट कर दिया, 2 काफ़ी है. सो अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन एंड ओके. सो अब मैं पूछ रहा था कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये क्लियर हो गया सबको? सॉरी बीपीएम नहीं, ये बीपीओ, ये क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. जो 2 बच्चे बेटा अनम्यूट हैं, क्लियर हो गया था ये टॉपिक पूरा? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीपीएम. वो पहले था बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ये है मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये क्या है? देखो बीपीएम इज अ डिसिप्लिन इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. मतलब ये एक डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन कह लो, एक ब्रांच कह लो. ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है आप किसी भी कंपनी के अंदर जिसका काम क्या होता है? मैनेज करना पूरी कंपनी को. इट इज़ यूज्ड एंड एज ऑनगोइंग प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोसेसेस एंड इम्प्रूविंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस. मतलब इसका काम क्या है? जो कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और आगे करना. ठीक है, मतलब एक तो जैसे मेन कंपनी का काम है, कोई भी सपोज करो एक कंपनी है जो कंप्यूटर बना के बेचती है. ठीक है, ये तो उसका मेन काम है. ये तो उसके लिए उसने स्टाफ रख रखा हुआ जो कंप्यूटर्स बनाते होंगे, मशीन्स होंगी, वो कंप्यूटर के पार्ट्स बनाते हैं, उनको असेंबल करते हैं. ठीक है, ये तो मेन काम है ही है. इसके अलावा एक ब्रांच और रख लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बीपीएम. उसका काम क्या है? उस बिजनेस को और आगे बढ़ाना. मतलब उसका काम यही होता है कि बस वो ये नए नए तरीके सोचती रहती है कि अब और क्या किया जाए कि हमारी जो कंपनी है वो और ज़्यादा ग्रोथ करे, हमारी सेल्स और ज़्यादा बढ़ जाए. ठीक है, तो इस काम के लिए जो हम एक डिपार्टमेंट होता है जो स्पेशल वर्क करता है. जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बस इस काम के लिए रखा होता है, इसको आगे बढ़ाओ. तो वो खुद सोचते हैं कि हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए इसकी एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट का तरीका कौन सा यूज़ करना चाहिए. ठीक है, यानी कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को की और ज़्यादा ग्रोथ करवाना. तो ये काम किसका है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है, सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू मैनेज ए कंपनी बिजनेस प्रोसेस इज बीपीएम. तो जितने भी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी कंपनी की बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, जितने भी काम हो रहे हैं उस कंपनी में उनको मैनेज करने के लिए जितने भी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. बीपीएम इज कंसिडर्ड द ब्रिज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस. तो जो ये बीपीएम है ये एक प्रकार से जो आईटी है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर वाली जो फील्ड है, और बिजनेस, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है. क्योंकि जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है ना, ये सारी कंप्यूटर की हेल्प से ही की जाती है, आईटी का यूज़ करके ही की जाती है. ठीक है, तो इस ये हो गया बीपीएम के बारे में.
आजकल जैसे होता है जो बीपीएम आईटी बीपीएम सेक्टर है वो इंडिया के अंदर टोटल जीडीपी, मतलब इंडिया के अंदर टोटल जितना भी बिजनेस हो रहा है टोटल, उसका 8% पार्ट कौन कंज्यूम कर रहा है? ये आईटी बीपीएम, मतलब वो सारा जो बिजनेस है 8% के करीब बिजनेस जो है वो आईटी बीपीएम की वजह से हो रहा है हमारे पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा होता है, पूरे इंडिया में जितना भी बिजनेस हो रहा है, ठीक है, उस सबका 8%। सो इसके अलावा यहाँ पर नीचे लिखा है बीपीएम सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग ओवरस्टैंडिंगली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। और जो ये बीपीएम सर्विस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है आजकल। उसके कुछ रीज़न है यहाँ पर, जैसे रीजंस बताए गए हैं कि क्यों ये बीपीएम इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ग्रोथ कर रही है इंडिया में। फाइनेस्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू द स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंडिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर ए सुपीरियर ग्रेड सर्विस डिलीवरी। और जो ये सर्विस है एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इट गारंटीज फ्लोलेस एंड एक्सीलेंट सर्विस बाय फॉलोइंग रिपीटेड क्वालिटी चेक्स। इसकी मतलब जो बीपीएम सर्विस की वजह से जो एक प्रकार की गारंटी बन जाती है कि बार बार जो क्वालिटी है वो चेक होती है, रिपीटेडली बार बार क्वालिटी चेक होती है, जिससे जो सर्विस है वो एक्सीलेंट, मतलब और से और ज़्यादा बेहतर बनती चली जाती है। तो अपनी सर्विस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो आईटी बीपीएम अगर हम यूज करते हैं तो वो एक गारंटी बन जाते हैं कि हमारी जो सर्विस है और ज़्यादा बेटर बनेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं वो आप खुद एक बार रीड कर लें, क्योंकि एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर्स का मतलब हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या किस बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज है उनको हम इन 4 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है किस टाइप की इंडस्ट्री है। तो वो 4 टाइप्स कौन से हैं जिसके बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, द एरिया टू विच द कंपनी इज सर्विंग, मतलब कौन सी कंपनी किस एरिया में काम कर रही है, इस बेस पर हम उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड, द टाइप्स ऑफ सर्विस द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, मतलब कौन सी कंपनी किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कोई जैसे है कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कोई क्लोथ से रिलेटेड कर रही है। तो कौन सी कंपनी किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके बेस पर भी हम कंपनियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द जियोग्राफिकल रीच ऑफ द कंपनी। अब जो कोई कंपनी है वो कितने ज़्यादा एरिया में अपनी सर्विस को पहुंचा पा रही है, ओके, इस बेस पर भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं। उसके अलावा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, कोई कंपनी जो है वो कितने ज़्यादा काम कर रही है और उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, मतलब जो कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इस बेस पे भी हम जो डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है Sir, one time tell again third point, sir. ओके, एक मिनट, ये कुछ बच्चे एंटर हो रहे हैं, एक बार उनको एंटर करा दूँगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज द जियोग्राफिकल रीच ऑफ द कंपनी। जैसे कोई कंपनी ऐसे हमारे सपोज करो इंडिया में ही है, वो कितना ज़्यादा है, जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है किस एरिया तक। जैसे सपोज करो एक कंपनी हरियाणा में बनी हुई है, तो वो अपने प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक पहुँचा पा रही है, सिर्फ हरियाणा में ही दे रही है या हरियाणा से बाहर जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वहाँ पे भी पहुँचा पा रही है, या फिर इंडिया से भी बाहर पहुँचा पा रही है दूसरी कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे रशिया, चाइना, अमेरिका, वहाँ तक भी प्रोडक्ट पहुँचा पा रही है, मतलब उसकी रेंज कितनी ज़्यादा है। ठीक है, जो उसकी सर्विस है या प्रोडक्ट्स है वो कितने ज़्यादा बड़े एरिए तक वो अपने, मतलब जहाँ पे भी वो कंपनी है
फर्स्ट पीरियड था जो 40 मिनट्स का वो कंप्लीट हो गया था, सो इसलिए बीच में फिर से एंड हो गया था सेशन। फिर से ज्वाइन करते हैं आई थिंक, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एंटर्ड आल्सो, सो दैट स्टार्ट्स। कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, चलो एक तो मिनट रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एंड भविष्य अनम्यूट योरसेल्फ, एंड वन इज हु विल Rikshit, और किसको करूं, चलो दीपक को बताऊं। दीपक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। निधि अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, 3 स्टूडेंट्स को मैंने कर दिया है अनम्यूट। चलो जल्दी से अब मैं कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर, बीच में एंटर होते रहेंगे स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो। तो ये 4 फैक्टर्स थे हम पढ़ रहे थे कि इनके बेसिस पर हम IT BPM इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई इस टाइप की कंपनी, इस टाइप की कंपनी, इस टाइप की कंपनी। तो ऐसे ही जो IT BPM कंपनी होती है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो पॉपुलर हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, मल्टीनेशनल कंपनी। आपने सुना होगा ना मल्टीनेशनल कंपनी, ये एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में फैला होता है। ओके, एक कंट्री से ज़्यादा मतलब जैसे जिस कंट्री में वो काम कर रही है वहाँ पे तो उसका मेन सेंटर है ही, इसके अलावा वो उसके अलावा किसी दूसरी कंट्री में भी वर्क कर रही हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जो MNC कंपनी है उनको बहुत सेफ भी माना जाता है, और इनमें जैसे जो वर्क करते हैं ना लोग, उनको सैलरी वगैरह भी ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ओरेकल है जिस कंप्यूटर फील्ड की, या हमारी रिलायंस है, तो उसने भी बिजनेस अपनी इस कंट्री से बाहर तक भी फैला रखा है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे से डाटा है हमारे इंडिया की जो बाहर आई हैं, लेकिन एक्चुअली MNCs हम उनको बोलते हैं जो बाहर से आई हुई कंट्री, जिनका उनकी खुद के कंट्री में तो है ही, हमारी कंट्री में भी उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया MNCs। अब नेक्स्ट इज, हाँ, इनका जो 2 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या, एक तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है, दूसरा द वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज आर सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट कंपनी। जो ये कंपनी होता है इन सबका कहीं ना कहीं किसी एक कंट्री में मेन ऑफिस होता है जहाँ से बाकी सभी को कंट्रोल किया जाता है। ओके, जैसे फेसबुक है, फेसबुक भी क्या है, MNCs है। गूगल है, वो भी क्या है, एक MNC कंपनी है। हमारे इंडिया में नहीं है, ये US की कंपनीज है, बट हमारे इंडिया में भी इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऑफिस खोल रखा है, बट मेन जो इनका सेंटर है वो कहाँ है, US में है, ठीक है, अमेरिका में। नेक्स्ट इज इंडियन, ये तो फर्स्ट टाइप होगी। सेकंड टाइप कौन सी है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इनको शॉर्ट में ISP भी बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसे एक्चुअली ISP की एक फुल फॉर्म और भी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, बट यहाँ पे लगा है ISP के साथ S लगा हुआ है। अगर ये S लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी किसी कंपनी की बात हो रही है। और ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत रहना। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कौन से, ये ऐसी कंपनी होते हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है इंडिया से। कोई भी ऐसी कंपनी जिन्होंने इंडिया से ही अपना काम स्टार्ट किया। ISP इनिशियली बिगेन देयर ऑपरेशन इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव देयर कंट्रोल सेंटर इन इंडिया। उनका जो कंट्रोल सेंटर है वो भी इंडिया में ही है। वाइल हैविंग वर्क स्टेशन एट मैनी इंटरनेशनल लोकेशन, लेकिन इन्होंने वर्क प्लेस मतलब कुछ अपने और एक्स्ट्रा ऑफिसेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज में भी ओपन कर रखे हैं। जैसे एक किसी कंपनी एक किसी कंट्री में कर लिया, एक और ऑफिस किसी और कंट्री में, तो उन ऑफिस से भी काम चलता है, बट जो मेन सेंटर है वो कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। और तीसरा है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स ये कौन सी कंपनीज होती हैं, GIC ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी कंपनी होती है जो केवल अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करती हैं। जैसे भी हमने बताया ना कि इंडिया में मान लो एक मेन सेंटर है, उसकी और बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो वो जो ब्रांचेज है वो केवल
इंडिया में जो मेन सेंटर मेन कंपनी है वो सारी उसके लिए वर्क करेंगी, तो वो सब क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगे ग्लोबल इन हाउस सेंटर। जो मेन सेंटर है वो तो क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये रहा, उसको तो बोलते हैं कंट्रोल सेंटर, ठीक है। और बाहर की दूसरी एक्स्ट्रा कंट्रीज में जितने भी उनकी ब्रांचेज होती है जो उस मेन कंपनी के लिए वर्क करती है वो क्या कहलाते हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ओके, सो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेन सेंटर के लिए वर्क करती हैं। ओनली एंड डू नॉट फंक्शन फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट्स, ये किसी एक्स्ट्रा क्लाइंट्स के लिए वर्क नहीं करती। द इंडियन ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स और जीआईसी हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो पिछले 20 सालों में ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जो किसी एक खास कंपनी को पकड़ लेती हैं, जो मेन कंपनी होती है वो उसी के लिए वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, ये किसी बड़ी कंपनी के साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि जी हम आपके लिए काम करेंगे सिर्फ। ओके, तो ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होते कि वो खुद ही अपनी बड़ी कंपनी खोल सके, तो किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उनका नाम भी उस बड़ी कंपनी के रूप में ही फिर जाना जाता है। नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर ओरिजिनली नोन एज कैप्टिव सेंटर्स, तो इनको आमतौर पर कैप्टिव सेंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। जीआईसीज आर ऑफशोर सेंटर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ बता रखा है, इंडिया में लगभग 1100 बच्चे आई जा रहे हैं, क्या बात है। ओके, तो 1100 के करीब जीआईसी ऐसी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रही हैं, और एटलीस्ट उनके अंदर कितने एम्प्लॉयज़, लगभग 9 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जीआईसी के अंदर वर्क कर रहे हैं केवल इंडिया में। फर्दर हायरिंग जीआईसी इज एक्सपेक्टेड इन एरिया लाइक साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक्स एंड डिजिटल इनोवेशन। अब ये जो फील्ड्स बताई हैं इनमें भी जीआईसी के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, आने वाले टाइम में इनमें और भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा। ओके, तो ये था हमने बीपीएम के बारे में कुछ हमने जो पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ आईटी। एप्लीकेशन से मतलब क्या, देखो एप्लीकेशन एक तो सॉफ्टवेयर को भी बोलते हैं, यानी आप अपने मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन, ठीक है। और एक यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिखा है वो सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ आईटी का मतलब आईटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मतलब जिस एरिया में हम आईटी को यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है, एप्लीकेशंस ऑफ आईटीज, ठीक है। तो अब आईटी आजकल देखा जाए तो जो आईटी है वो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड के अंदर उसकी एप्लीकेशंस है, यूज़ हो रहा है। आईटी के बिना तो कोई भी काम या कोई कंपनी है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही। जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना, आईटी का उसके अंदर यूज़ है ही है। तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं अलग अलग करके, एक एक करके। तो सबसे पहले आईटी इन होम एंड एवरीडे लाइफ, ये सबसे पहले तो बात करते हैं जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन फिर से, बेटा माय वॉइस इज क्लियर और डिस्टर्ब द स्टूडेंट्स, आई थिंक वो बच्चे तो आउट ही हो गए किसी वजह से। किसी को और को अनम्यूट करना, चिराग बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, चिराग अनम्यूट योरसेल्फ। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑफ करके क्यों बैठे हो गई, नहीं वीडियो तो ऑन है, सॉरी, आई थिंक मेरे भी नेट में प्रॉब्लम आ रही है। चिराग बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। चिराग हुड्डा अनम्यूट योरसेल्फ। और किसी को पता है, तमन्ना बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, तमन्ना, एंड मानवी रोज अनम्यूट योरसेल्फ। My voice is coming, मानवी। ओके, नहीं
आवाज़ क्लियर नहीं आई आपकी वॉइस। ओके दीपक, अनम्यूट योरसेल्फ। माय वॉइस इज कमिंग क्लियर दीपक? Yes, sir. और जब मैं अभी पढ़ा रहा था तो Yes, sir. अभी जब पढ़ा रहा था तब क्लियर आ रही थी? Yes, sir. ओके एक मिनट, कुछ चैट में कुछ मैसेज आया, वेट अ मिनट। सब वॉइस इज नॉट क्लियर। सारिका की तरफ से आया मैसेज, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सुचित की तरफ से भी है। आई थिंक एक्चुअली मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वाईफाई वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा बीच में। अभी तो ठीक चल रहा था, बीच में अभी कुछ 15-20 मिनट से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो मोबाइल वाला नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा शाम को, ठीक है? आप दोबारा देखोगे तो वहाँ वॉइस क्लियर आ जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डर तो रिकॉर्ड क्लियर ही करेगा, ठीक है? तो पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा चलो मैं कुछ और करता हूँ। बेटा अनम्यूट मत करो, जिसको मैं अनम्यूट करता हूँ तो वो म्यूट ना करो अपने आप को, ताकि बोल के बता सको। मुझे पता ही नहीं चलता कि ठीक वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही। खुशी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। खुशी एंड मानवी रोज। मानवी एंड खुशी अनम्यूट योरसेल्फ। खुशी 3-4 बच्चे अनम्यूट रहा करो ताकि वो बीच में बोल के बता सको। ओके वन मोर, सारिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। सारिका अरे अनम्यूट कर लो। सारिका ओके अनम्यूटेड हो गए। चलो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं दोबारा फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और बोल देना बीच में अगर डिस्टर्बेंस आए तो आईटी का यूज़ सबसे पहले बात करते हैं घर में या एवरीडे लाइफ में। आपको पता ही है, जैसे इस चैप्टर के शुरुआत में भी हमने पढ़ाई था कि जो आईटी है वो हमारी एवरीडे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है, ठीक है? हमारी एवरीडे लाइफ में तो हम मतलब आजकल तो अब तो ऐसा सिचुएशन आ गया है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी लाइफ विदाउट आईटी। तो घर में तो कितने काम है हम कंप्यूटर या मोबाइल की हेल्प से ही करते हैं डेली की डेली, ठीक है? तो आईटी का तो यूज़ घर में तो हो ही रहा है। अब यहाँ पर जैसे कुछ लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। वी यूज़ ऑनलाइन सर्विस टू पे अवर यूटिलिटी बिल्स। आजकल जितने भी बिल्स वगैरह भरने हैं, चाहे गैस के बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, ठीक है, या फ़ोन के बिल्स हैं, या डीटीएच कनेक्शन जो आप मतलब घर में टीवी देखते हो उसके लिए रिचार्ज कराते हो, ठीक है? तो डीटीएच सर्विस बोलते हैं, उनके बिल्स हैं, वो सारे हम ऑनलाइन उसमें पे करते हैं। किसी एक में डिस्टर्बेंस आ रही है ज़्यादा, जिनको म्यूट किया है, अनम्यूट किया था। सारिका का तो नहीं है। अच्छा चलो आगे दोबारा कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके सो दूसरा पॉइंट है वी रीड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स एंड स्टे अपडेटेड। आजकल जो न्यूज़पेपर है सभी अपने फ़ोन में ही पढ़ लेते हैं, तो किसी को अलग से न्यूज़पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हु इज़ दैट? एंड नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड न्यूज़ दैट इज इंस्टेंटली एंड कॉन्टीन्यूसली अपडेटेड। और इसका एक बेनिफिट और भी होता है, जैसे न्यूज़पेपर होता है, अगर कोई आज घटना आज मतलब हुई है तो न्यूज़पेपर में तो आपको कल मिलेगी, बट ऑनलाइन न्यूज़पेपर में तो वो इंस्टेंटली उसी टाइम जब कोई होती है तो उसी टाइम अपडेट हो जाती है और हमें तुरंत पता लग जाता है। नेक्स्ट वी वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे तो हम देखते ही रहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वीडियोस देख लिए, मूवीज़ देखी, सॉन्ग सुने, तो इसके लिए तो हम यूज करते ही हैं आईटी का, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी सिंपल वो बातें लिखी हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह की हेल्प से इन कामों को करते रहते हैं, ठीक है? तो आप एक एक पॉइंट पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज आईटी इन एजुकेशन सेक्टर। कि
आईटी का यूज एजुकेशन सेक्टर में भी हो रहा है, तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे तो आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। आज आप देख रहे हो आपकी स्टडी अगर चल पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ आईटी की वजह से चल पा रही है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो तो बिल्कुल बंद है। और सोचो अगर आईटी नहीं होती तो क्या होता, स्टडी बिल्कुल बंद हो जाती इस टाइम के लिए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं हो पाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ पा रहे हो केवल आईटी की वजह से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा यूज है ही है। इसके अलावा एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए जैसे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन अपना सारा कुछ मटेरियल मिल जाता है आईटी की हेल्प से, ठीक है। वीडियोस आप देख सकते हो, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी फाइल को, तो ये सारे काम आप ऑनलाइन कर पाते हो। उसके बाद है ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प से जब आप कोई चीज़ सीखते हो उनको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग। और WBT का मतलब है वेब बेस्ड ट्रेनिंग, यानी वेबसाइट, किसी वेबसाइट पर जाकर जब आप कोई चीज़ सीखते हो, ठीक है, आप कोई ट्रेनिंग लेते हो, कोई भी क्लास अटेंड करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग। तो ये WBT का ही एक पार्ट है। तो ये भी आई थिंक ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्लासरूम के अंदर आईटी का क्या यूज होता है, क्लास के अंदर जैसे देखा जाए तो कलेक्टिंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें। ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशंस कराया जाता है स्टूडेंट्स या एजुकेटर्स के बीच में, जैसे जूम मीटिंग हो रही है, ये भी क्या एक ऑनलाइन डिस्कशन है। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, आजकल बहुत सारे स्कूल में सिंपल बोर्ड की बजाय स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, ठीक है, जिन पर जैसे कंप्यूटर की तरह पढ़ाया जाता है। ओके, स्पेशल मार्कर मतलब उसमें इंक नहीं होती, बस वो स्पेशल जैसे स्टाइलस जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है एक पिक्चर्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर टीचर्स इसको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो कंटेंट ऑटोमेटिकली डिजिटली चेंज होता रहता है, जैसे स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पर सब कुछ कंटेंट आता रहता है। नेक्स्ट इज यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। तो आजकल क्लासेस में ऑडियो एंड विजुअल मतलब वीडियोस, ऑडियो वीडियो की हेल्प से स्टडी कराई जाती है। एजुकेशन बाय मीन ऑफ एजुकेशनल गेम, आजकल बहुत सारे गेम्स भी आ गए हैं, इवन दो आपको स्टडी करने के लिए भी ऐसे बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। खेलते खेलते मतलब एक गेम के रूप में आप एजुकेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, आईटी का यूज है जो क्लासरूम्स में भी हो रहा है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। जो टीचर्स हैं वो भी ऑडियो एंड वीडियो टूल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे पिक्चर्स, एनिमेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंट। दीपक, Yes, sir. बेटा व्हाट आर यू डूइंग दिस? दीपक, Yes, sir. हाँ क्या कर रहे हो ये? अब बोल नहीं रहे। क्या सर? ये क्या कर रहे हो बेटा अभी? कुछ नहीं सर। तो ये डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, जोर जोर से सांस लेना और ये? अब वीडियो क्लोज कर दिया, स्विच ऑन द वीडियो, स्टार्ट द वीडियो दीपक, अदरवाइज आई विल कॉल एट योर होम। दीपक, दीपक, आई थिंक लीव ही कर दिया उसने मीटिंग को। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके सो बहुत सारे जैसे प्रेजेंटेशंस बनाकर, आपने अभी भी देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको वो शायद उसका प्रेजेंटेशन बना के लाते हो और उसको रन करके आपको फिर पढ़ाते हो, ठीक है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन की हेल्प से जो
किसी भी टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया जा सकता है, बट प्रेजेंटेशन बनाने में ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ओके, तो आजकल जैसे टीचर्स का बर्डन कम है तो शायद कम ही टीचर्स यूज़ करते होंगे। ठीक है, मैंने आपको जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स है वो पढ़ाए थे प्रेजेंटेशन की हेल्प से। वीडियोस भी मैंने आपको अपलोड सेंड किए थे, वो आप वीडियोस अगर नहीं है तो वो देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। LMS का मतलब क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन तीनों पार्ट्स को अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब क्या निकलता है? लर्निंग का मतलब इट इज़ यूज टू डिलीवर एजुकेशन कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब लर्न का मतलब है कोई भी कोर्स जो प्रोग्राम है उसको डिलीवर करना, मतलब बच्चों तक पहुंचाना। मैनेजमेंट का मतलब इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज दिस कोर्सेज, इन कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, मतलब एक नया कोर्स बनाना, उसमें कोई चेंज करना है तो चेंज करना, कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स देना है, ये सब। ठीक है, ये सब काम क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। और सिस्टम का मतलब इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हम उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं इन कोर्सेज को करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों मिलके क्या बन गए? LMS लेट्स यू क्रिएट ई लर्निंग कंटेंट। तो LMS जो है, ठीक है, ये मतलब इकट्ठे जब इसकी बात करें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, इससे हम एक नया ई लर्निंग कंटेंट तैयार कर सकते हैं, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा जा सके। ऑर्गेनाइज इट इनटू कोर्सेज, उसको अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डिलीवर टू द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स थ्रू एन इंटरफेस, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके उसको फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। एंड एनरोल्स देम टू द सेट कोर्सेज, और जिस कोर्स में जो एडमिशन लेना चाहता है उस कोर्स में उन बच्चों के एडमिशन कर सकते हैं। इट इज़ फाइनली मॉनिटर्स एंड एक्सेस देयर परफॉर्मेंस, और इस कोर्स में हम जो फाइनली या बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, मतलब देखते हैं कि किसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, मतलब उनके एग्ज़ाम लेना, टेस्ट कंडक्ट करना, उनको ग्रेड देना, ये सब क्या कहलाता है? असेसमेंट, असेस करना। सो अच्छा सुनो, तूने वो तो बंद नहीं कर दिया, नेट यूज कर रहे हो तो बंद कर लेना, मतलब ये नेट को बंद मत करना, नहीं तो बंद हो जाएगा। ऑफलाइन देख रहे हो? ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, आई वाज अगेन डिसकनेक्टेड। आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है नेट की। ओके, अच्छा चलो बेटा, आगे दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट कोर्सेज बनाना, उनको बच्चों तक पहुंचाना, ठीक है, फिर उन कोर्सेज में उनके टेस्ट वगैरह लेके उनको ग्रेड सिस्टम प्रोवाइड कराना, मतलब उनका पूरा कोर्स कंप्लीट कराना, ये सारा पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद लिखा है LMS इज एन इंजन दैट पावर्स ई लर्निंग। जो LMS है वो ई लर्निंग को पावर देने वाला एक इंजन है, मतलब एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से ई लर्निंग को और बेटर बनाया जा सकता है। ई लर्निंग जिसकी वजह से पॉसिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पार्ट्स, इसके दो पार्ट हैं। कौन से? इस सर्वर कंपोनेंट दैट परफॉर्म द कोर फंक्शनैलिटी। जब ये बनाया जाता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, तो इसमें कहते हैं एक सर्वर होता है। सर्वर मतलब एक कंप्यूटर होता है जहाँ पर पूरा कोर्सेज वगैरह रखे जाते हैं। और दूसरा होता है मतलब यूज़र इंटरफेस दैट रन इनसाइड योर ब्राउज़र और ए वेब, मतलब एक ऐप ऐसी होती है जो बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो स्टूडेंट्स अपना जो कोर्स है उस सर्वर से कनेक्ट होकर इंटरनेट की हेल्प से वहाँ से पढ़ते रहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? LMS। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज IT इन वर्क प्लेसेस। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर IT का क्या यूज है? तो जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं या जहाँ पर भी काम किया जाता है, वर्क प्लेसेस है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आजकल देखते ही हो, आपकी कोई भी ऑफिस हो गया, ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ काम कराने के लिए, किसी भी कंपनी में चले जाओ, ठीक है, हर जगह कंप्यूटर की हेल्प से ही वर्क हो रहा है, मतलब IT का यूज़ वहाँ पर हो ही रहा है। ठीक है,
तो सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ आईटी एट ऑफिसेज में आईटी को यूज़ करने के कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ऑफिसेज में कंप्यूटर को यूज़ करने से देखो एक्चुअली वैसे काम तो ऑफिस में पहले भी होता था कंप्यूटर के बिना भी, बट अब जब से So your voice is not coming. मानवी सिंह नाउ इट इज कमिंग बेटा, now voice is coming or not? Okay, I'm stop sharing once. बेटा मानवी ने बोला था ना शायद, कौन बच्चा बोल रहा था voice is not coming? दोबारा बता तो दो अब। ओके चैट में कुछ मैसेज है, voice is not coming रमन। हाँ सॉरी, मैंने ही अपने आप को म्यूट कर दिया था, बट कैसे कर दिया पता नहीं लगा मुझे। ओके चलो फिर से स्टार्ट। अब नाउ वॉइस इज कमिंग बेटा? Yes, sir. ओके चलो फिर से मैं बताता हूँ। सो हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, वर्क प्लेसेस हैं जितने भी, तो वहाँ पर पहले कंप्यूटर के बिना भी काम होता था, बट अब कंप्यूटर से काम होता है। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, जितना भी काम मोस्टली कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। रजिस्टर वगैरह का जो काम है वो लगभग 90% बंद हो चुका है, ठीक है। तो सारा काम कंप्यूटर्स में ही किया जाता है। तो उसका बेनिफिट क्या है यहाँ पे बता रहे हैं हम। आईटी का ऑफिसेज में यूज करने से जो बेनिफिट्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। आईटी इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद इन द वर्क प्लेस एंड विद द कस्टमर। आईटी के आने के बाद से कस्टमर के साथ और वर्क प्लेस में जो लोग आपस में काम करते हैं उनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है वो बेटर हो गया है, ठीक है। मतलब एक दूसरा अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई बात एक दूसरे को बताना चाहते हैं तो वो आसानी से बता पाते हैं। नेक्स्ट, इट मेक्स एवरी एम्प्लॉयज जॉब ईजियर एंड मोर एफिशिएंट। अब जो लोग यूज़र्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम भी ज़्यादा आसान हो गया। पहले के मुकाबले जब रजिस्टर्स में काम करना पड़ता था, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था, डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है। बट अब कंप्यूटर के आने के बाद उनका काम आसान हो गया है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एक एम्प्लॉयज़ पहले जब बिना कंप्यूटर के काम करता था वो पूरे दिन में उतना काम नहीं कर पाता था जितना अब कर पा रहा है, यानी एक्चुअली डबल से भी ज़्यादा काम कर लेता है कंप्यूटर के आने की वजह से, वही सेम एम्प्लॉय। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब काम करने की जो क्षमता है वो एम्प्लॉयज़ की बढ़ गई है। इट इंक्रीजेज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ मैनी वर्क प्रोसेस। बहुत सारे कामों की स्पीड भी बढ़ गई है और एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस। पहले जैसे रजिस्टर्स में जब काम किया जाता था तो गलतियां हो जाती थी और उन गलतियों को ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, बट कंप्यूटर में जो है वो गलतियां होना बहुत कम हो गया है। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, मतलब जो काम होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक होता है। और स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फास्ट होने लगा है काम और ठीक होने लगा है, मतलब गलतियाँ बहुत कम हो गई हैं। विच इम्प्रूव्स ओवरऑल वर्क एफिशिएंसी, जिससे पूरे वर्क की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटन एंड एडिटेड मोर क्विकली यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अब कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो वो कंप्यूटर के हेल्प से बहुत जल्दी बन जाता है, या उसमें कोई चेंज करना हो तो वो भी बहुत फास्ट हो जाता है, जबकि वैसे पहले पेन से फिर से कनेक्शन बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था। Now my voice is coming? Yes, sir. Okay, so let's start again. So डॉक्यूमेंट्स लिखना या उनको एडिट करना भी अब आसान हो गया है। रिकॉर्डिंग करना, कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन करना, डेटा एनालिसिस करना, ये सब काम भी कंप्यूटर की वजह से काफ़ी इजी हो गया है। डेटाबेसेस आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। अब कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। नए एम्प्लॉयज को का टेस्ट, स्क्रीनिंग का मतलब उनका टेस्ट लेना, रिक्रूटिंग का मतलब उनको जॉब पे रखना, ठीक है। हायरिंग का मतलब किसी सैलरी के बेस पर। फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से अभी मैं सॉरी, फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सो अभी दोबारा हूँ। और वैसे चलो मैं दोबारा स्टार्ट करने के बजाय क्लास को एंड ही कर रहा हूँ। एक तो इंटरनेट की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज, ओके। और टाइम भी हो गया, 3 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली। सो टुडे आई फिनिश हियर, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ क्या एंड किया हमने बस। सो हमने जो ये है वर्क प्लेस के अंदर आईटी को यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो रहे हैं ऑफिस के अंदर, वो हमने रीड किया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आईटी इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आईटी का यूज क्या है या उसके आगे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग हियर एंड मीट यू इन द next meeting. Till then, bye bye and take care.